नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सेल्फी विद हमारे नेताजी सीजन 2। आपके साथ हूं मैं डॉक्टर आशा। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं एक ऐसा चेहरा जिनके राजनीतिक जीवन का सफर शुरू हुआ है एक चरणबद्ध प्रक्रिया के साथ। चरणबद्ध प्रक्रिया यानी कि राजनीति की प्रथम पाठशाला ग्राम सभा। ग्राम सभा से शुरू हुआ इनका ये सफर आज जा पहुंचा है संसद तक। हमारे साथ हैं जालौर से सांसद मिस्टर लुम्बाराव चौधरी। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपको, आपका चैनल को बहुत जी सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, हम भी और हमारे दर्शक भी, कि आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही, आपका बचपन कैसा रहा? हमारे पारिवारिक परिवार पहले से खेती से जुड़ा हुआ था और मैंने हमारा धंधा था जो खेती था। हाँ। हमारा गांव वाड़ेली छोटा सा गांव था जहाँ पे हमारे ज़्यादातर हमारे कृषि के ऊपर भी निर्भर है। हाँ। और गांव के अंदर कोई पाठशाला स्कूल नहीं थी, तो मैं पास के गांव बेलांगरी में पढ़ने के लिए जाना पड़ा। और 1970 और एक उत्तर के अंदर मेरे पढ़ाई के लिए हम बेलांगरी गए। हाँ। और बेलांगरी में हमने पढ़ाई की और 1980 से 81 तक पढ़ाई की। और 81 में पढ़ाई हमें खेती के कारण, हमारा मुख्य धंधा खेती था और खेती के कारण हमें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और फिर मैं 81 लगा करके 83 तक मैंने बैलों से खेती की, हल चला क्या? और उसके बाद में 1984 में मैंने ट्रैक्टर लाया। हाँ। और 84 से लगा करके 1995 तक मैंने खुद ड्राइवरिंग से ट्रैक्टर पर खेती की। मतलब राजनीति का सफर जो ग्राम सभा से शुरू हुआ और मैं कहूँ कि विद्यार्थी जीवन में राजनीति के सफर के आप जानते हैं 1951 में पहले में ग्रामदानी गांव हमारा वाडेली था और ग्रामदानी का डायरेक्टर बना। और 1994 में ग्रामदानी का बोर्ड का मैं अध्यक्ष बना, ग्रामदानी गांव वाडेली। मैं 2 बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ और 2007 तक ग्रामदानी गांव का अध्यक्ष रहा। जो ग्रामदानी गांव के सारे पावर हमारे ग्राम सभा में सीमित होते हैं। भले भूमि के बारे में SDM के पावर होते हैं, भले जमीन की रजिस्ट्री करनी हो, मोटेशन करना हो, या जमीन के सारे कागज हमारे ग्रामदानी के नियम, ग्रामदान बोर्ड जो पूरे उसके अंदर मेट हो जाते हैं। उसके बाद में पहले पंचायत राज माननीय भैरव सिंह के मुख्यमंत्री थे, उस समय गाँव के अंदर पंचायत राज लागू हुआ। उसी समय हमारे ग्रामदानी गाँव में भी पंचायत राज लागू हुआ। उससे पहले ग्रामदानी गाँव थे, वहाँ पंचायत राज लागू नहीं था। उस समय मैं 1995 में पहली बार जब पंचायत राज लागू हुआ तो मैं वाडेली का वार्ड बस बना और 2000 तक रहा। फिर 2000 से 2005 तक हमारे पास में पड़ोसी गांव तेल पे खड़ा था, वहाँ से मैं वार्ड बस रहा। और सरपंच की सीट थी, वो मेरी भाभी सरपंच थी, वो भी मैं काम साथ में संभालता। 2005 से 2010 तक सिरोही में पंचायत समिति का प्रधान रहा। उसी समय मैंने 2007 में राजस्थान के बेस्ट प्रधान का अवार्ड मेरे को राजस्थान के लेवल पर मिला था। फिर 2010 से 2014 तक संगठन में मैंने, वैसे संगठन का अपन काम करे, पार्टी के संगठन से मैंने किसान मोर्चा तहसील अध्यक्ष से मैंने मंडल अध्यक्ष जो कहते थे, वहाँ से मैंने तहसील किसान मोर्चा का अध्यक्ष रहा। ठीक। फिर मंडल का मंडल का उपाध्यक्ष रहा। फिर मैं मंडल अध्यक्ष रहा। मंडल अध्यक्ष रहने के बाद में फिर किसान मोर्चा का जिला का महामंत्री रहा। किसान मोर्चा के जिला महामंत्री के बाद में मैं यहाँ महामंत्री रहा। 2 बार जिला महामंत्री रहा और 2 बार मैं जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष, 14 से लगाकर 19 तक। और 2010 से 2013 तक प्रदेश कार्य समिति में था। और फिर 2020 के अंदर जिला परिषद के मैंने इलेक्शन लड़े, जिला परिषद का मेंबर। 2024 तक मैं जिला परिषद का मेंबर था। और जिला परिषद का मेंबर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को टिकट दिया लोकसभा का।
और उसके अंदर लोकसभा में 2024 में मैं लोकसभा का सदस्य रहा। सर, राजनीति का सफ़र बहुत लंबा है आपका। एक क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि राजनीति में आने का ये ख्याल बचपन से था या किस तरह से जुड़ा हुआ राजनीति से? पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा मेन मुख्य धंधा खेती था। पढ़ाई बीच में छोड़ करके मेरे को खेती में काम करना पड़ा। लॉन से मैंने 1984 में मैंने ट्रैक्टर लिया था। तो ये शुरुआत थी, और शुरुआत में हमारी ग्रामदानी गांव का मेंबर जब बनने की बारी आई थी, गांव कहा कि आप ही बनो। उस समय मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था ही कि भाई मैं तो मेंबर बना। मेंबर बनते बनते बीच में मैं ग्रामदानी का अध्यक्ष बन गया। तो अध्यक्ष बनने के बाद में शुरुआत गांव से वैसे हुई। मेरे गांव के अंदर पहले एक वार्ड था हमारा, छोटा गांव, उसके अंदर 7 डायरेक्टर होते थे। उसके हिस्सा का मैं शुरुआत होती, मतलब एक गली का होता है वार्ड। पास तो एक वार्ड पूरे गांव का वार्ड है, वार्ड के अंदर 7 डायरेक्टर थे। उससे मतलब उसी ग्रामदान का मैंने शुरुआत की थी। फिर ग्रामदानी का अध्यक्ष बना। फिर ऐसे मुझे जवाब थे, मैंने बताया कि इस साल में मैं रहा, उसी हिसाब से सफल हुआ। तो उसके अंदर मैं धीरे धीरे वहाँ पहले से पार्टी से मैं 1980 से मैं जुड़ा हुआ था। बॉम्बे में हमारा देश में गया, और उस समय से मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथ चिपचिपने का रुझान। अभी सर देखें तो राजनीति में जब लोग आते हैं तो उनके पीछे एक उद्देश्य है, या कह लें कि आज का हम लोगों का एक ऐसा कुछ भ्रांति भी कह सकते हैं कि बन गई है कि लोग जब राजनीति में आते हैं तो राजनीति को एक जीविका उपार्जन का अपना साधन समझते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा सभी में नहीं है। वो तब ये लोग कहते हैं, उसके लिए लोग कहते हैं ये सीधे के नेता हो गए तो उसके ऊपर सीधा। हाँ, वही। मेरी शुरुआत हुई थी पहले यहाँ पे आने के कारण कि हमारी छोटा गांव था, और पास के गांव में के अंदर राशन की दुकान थी। दूसरी राशन की दुकान भी हमारे गांव में नहीं थी। अच्छा। हमारे न राशन की दुकान थी, न स्कूल थी, न हॉस्पिटल थे, कुछ नहीं था। मूलभूत जो मतलब एक टोनी टाइप बसा हुआ गांव था। हाँ। तो राशन की दुकान लेने के लिए मैं छोटा था, राशन के साथ में मैं गया। तो उसके जहाँ मैंने उसका व्यवहार देखा, उस समय से मेरे लगा कि मैं नहीं कुछ करना चाहिए। उस समय से मेरी पहली शुरुआत वहीं से हुई थी। और फिर मैंने गांव वालों को कहा मैं कि ये क्यों नहीं अपने गांव में अपन लाए। तो सारे गांव वालों ने मिल करके हमने राशन के जोड़ा। एक छोटा, राजस्थान में शायद छोटा ढोनी होगी, फिर भी मैंने वहाँ जा करके कोशिश करके गांव के अंदर राशन शक्कर डीजल वो हमारे जो मिलता था राशन की दुकान को गांव में खोलाई, और वो दुकान भी गांव वालों की कमेटी बना करके चलाई थी। वहाँ से बन शुरू। तो मतलब राजनीति में आए जन सेवा के लिए, जनता की सेवा की, लोगों से संपर्क हुआ। अब जब लोगों से संपर्क हुआ, उनकी जन सेवा से आप जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपके ऐसे अनुभव होंगे लोगों के साथ ये जन सेवा करते हुए, अच्छे या बुरे जैसे भी हैं। कभी कुछ ऐसा अनुभव आपको मिला हो? जब जन सेवा करते हैं अपने दिल से करने की कोशिश करते हैं कि जन सेवा करते हैं, और देखो उसमें भी सही भी मिलते हैं, बुरा भी मिलता है। काम होता है तो कभी काम हम करते हैं, तो जो काम करने जाते, जैसे रोड बनाया तो रोड के अंदर सच्चे लोग कोई खुश भी होते, कोई नाराज भी होते। हमारे गांव में जिससे वार्ड के खेत के पास जा रहा है, खेत का नुकसान हुआ, तो वो हमारे ऊपर कुछ नाराज भी होते, हमारा खेत तोड़ दिया, हमारा ये कर दिया। तो वो कहीं जगह ये भी होता है, मैं कहीं जगह लोग धन्यवाद भी देते हैं और कहीं विरोध भी होता है। तो ये तो उसमें रूटीन का काम है सब। जब रूटीन की बात आई है तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि राजनीति अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। आप इसमें कोई टाइम से बंद नहीं सकते, बाउंड नहीं है कोई भी। तो इतनी व्यस्तता रहती होगी आपकी, उसमें परिवार को कितना टाइम देते हो? फैमिली के लिए टाइम कहाँ से लेकर आते हैं आप? मैं जब संगठन का काम चालू किया उस समय परिवार से तो मतलब टाइम देना बिल्कुल कम हो गया था। हाँ। जाना आना बिल्कुल कम हो गया। जिलाध्यक्ष का जो मेरे पास दो कार्यक्रम दायित्व रहा उसी समय से, और प्रधान था 2005 में मुझे प्रधान बनना। उसके बाद में बहुत कम उसी समय से, क्योंकि मैंने पूरे राजस्थान में बेस्ट, मैंने बताया कि 2007 में बेस्ट प्रधान का अवार्ड मिला था। तो उसी समय से मेरी रुचि थी, और वार्ड पर से ग्रामदानी से लगा करके वार्ड पर तक सभी क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या नहीं आती है, वो सब हमें ध्यान। वार्ड पर रहते हुए मैंने पंचायत समिति में जाकर बैठता था, अधिकारी किस तरह के जवाब देते थे, हमें क्या दर्द होता था, और जब कैसे दर्द से जाते थे, वो सारी जानकारी ध्यान थी। इसी कारण से मैं जब प्रधान बना उस समय वो सारी बातें मेरे को याद रखी थी कि मतलब किस तरह से मेरी प्रॉब्लम आती। उसके बाद में प्रधान रहते हुए अधिकारियों को, बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाना पड़ता था। वो अधिकारी किस तरह के जवाब देते किस तरह के काम में प्रॉब्लम दिक्कतें आती थी, किस तरह के, और वो सारी
प्रधान से पहले के समय में भी मुझे वो ध्यान था, उसी को मैंने वैसे पहले अकालात चलते थे, अकालात में मैं मजूरी में भी गया हुआ, मजूरी भी किए, जो अकालात में मजूरी जाते थे, खेती करते, खेती के साथ साथ में वो भी करते थे। तो परिवार के सदस्य कितना आपका सहयोग करते हैं इस सभी में? परिवार के सदस्य राजनीतिक से भी मेरे परिवार कोई सहयोग वाली है नहीं, वो बिल्कुल पहले से दूर ही थे, क्योंकि उनके खेती और पशुपालन उसका काम वही है, वो खेती और पशुपालन में ध्यान देते थे। राजनीतिक में मैं खुद मेरे लेवल पे ही, न तो हमारे परिवार में कोई कभी राजनीतिक में वार्ड पंच रहा। मैंने कहा कि परिवार छोड़ो, मेरे गांव में भी कोई वार्ड पंच नहीं रहा, ना हमारे कोई सरपंच रहा, कोई कहता पहले फिर नहीं थे। शुरुआत ये वैसे हुई। जैसे आप राजनीति में आए, आपने कहा कि परिवार से कोई नहीं है जो राजनीति में रहा हो, जुड़ा हो, लेकिन जब आप राजनीति में आए तो कुछ ना कुछ बदलाव हुए होंगे सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में। जैसे पहले होता है इंसान राजनीति से नहीं है, उसका एक जुड़ाव होता है, एक टाइम होता है परिवार के लिए होता है, लेकिन जब परिवार छोड़ के हम राजनीति में आ जाते हैं तो पारिवारिक, व्यक्तिगत, सामाजिक हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हैं। वो कैसे बदलाव रहे? मैं जब प्रधान बना नहीं था, तो अब प्रधान बना उस समय भी मेरे बदलाव में कुछ नहीं आया, और प्रधान से हटा उस समय भी बदलाव कुछ नहीं। मैंने कहा कि जब मैं प्रधान बना था उस समय हमारे परिवार वालों को तो खेती का था, वो खेती के ध्यान रखते थे, कौन क्या है उसके उनसे कोई लेना देना नहीं। और अभी भी परिवार के साथ में मेरे हिसाब से हमारे कोई बदलाव आया नहीं, जो पहले था काम आज भी हमारे पशुपालन है, खेती का काम है। हाँ, अब मैं उस समय बिल्कुल दे नहीं सकता हूँ, नहीं पा रहे, इसलिए खेती के लिए कुछ भाग में हमें देना पड़ता है। हमारे परिवार में मेरे बड़े भाई साहब है, वो मेरा काम पहले से भी संभालते थे खेती का, और आज भी वो वही संभालते हैं। तो दिनचर्या कैसी रहती है आपकी? वही है, सुबह उठा, सुबह करीबन 6-7 बजे उठते हैं, और रात को कभी 7 बजे पहुँचते हैं, कभी 10 बजे पहुँचते हैं, और कभी 12 भी बज जाती है। शाम को आने का कोई समय से नहीं, सुबह का टाइम जरूर 6 और 7 के बीच में करके तैयार कहते हैं। शाम को उसमें तो जब फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में रहते हैं, तो टाइम का कुछ टाइम टेबल कोई रहता है। अच्छा सर, एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि अक्सर ये आरोप लगता है कि राजनीति का जो स्तर है वो बहुत गिर गया है, राजनीति का स्तर आज वो नहीं है जो पहले था, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही है, मगर ये धारणा 2014 से पहले थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जिस दिन से प्रधानमंत्री बने, उस समय आपने देखा होगा कि नेता जो पहले के नेतागिरी उसमें काफ़ी उन्होंने चेंजिंग लाया है, और वो चेंजिंग दिख रहा है। आप देखा होगा कि जिस समय पहले जो नेता और लोगों के बीच में बहुत दूरियां थी, नेता अपने आप को इतने बड़े भगवान मतलब बड़े मानते थे। गाड़ी लाल बत्ती की, आप लाल बत्ती की गाड़ी का ले लो, शुरुआत में यहाँ से कहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर के पहले नेता को उन्होंने ये संदेश दिया कि आप जनता से बड़े नहीं हो, नेता बड़ा नहीं है, और अपना जो पावर रुकदा था वो उन्होंने लाल बत्ती सबकी एक झटके में हटा दी। तो उससे दूरी एक मार्केट में जाते थे, गाड़ी जाती थी, मंत्री की गाड़ी आती थी, तो ऐसी आवाज होती थी कि लोग एकदम देखते थे, चौंकाते थे। आज 2014 के पहले, उसके बाद में अभी आपको देखने को मिला होगा कि मंत्री जा रहा है, आपको पता नहीं लगेगा कि वो मंत्री है कि कोई साधारण लोग है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और वो उदाहरण, वो उनका उदाहरण हम भी देखते हैं। आप एमपी है, मैं एमपी, अपने आप को एमपी हो, मगर लोगों के बीच में लोगों के ऊपर एमपी नहीं। अधिकारियों के लिए काम कराने के लिए जरूर हो, मगर जनता के लिए कोई एमपी नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। जनता में तो मैं पहले था, वो आज भी मेरे जहाँ 10 लोग खाट में बैठे हुए तो वहाँ जाकर बैठता हूँ। आज मेरे लिए वो कहते हैं कि बड़े आदमी में कि मैं बिल्कुल बैठा नहीं हुआ हूँ, मैं तो आज भी वो हूँ, पहले था वो का वो आज भी हूँ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब जनता की सेवा। और वो आप अभी भी देख लें, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और उनकी मंत्रिमंडल, आपको मंत्रियों को देखने को मिलेगा, अगर वो सीधे सामने जाए आपको पता नहीं पड़ता है कि ये मंत्री है। हमारे सारे मंत्रियों को देख लो, इतने सादे, उनको देख देख के हमें भी सीखना पड़ा कि ये इतने सरल रहते हैं, तो अपन को भी रहना चाहिए। नेताओं की बात हो रही है, तो सर एक यहाँ पर मेरा फिर प्रश्न उठता है कि आदर्श नेता कैसा होना चाहिए आपके अनुसार? एक जो परिभाषा होती है आदर्श नेता में, कुछ गुण, कुछ दोष, वो क्या होने चाहिए? जैसे कि अभी हमारे सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी ने इनको एक टिकट दिया, और टिकट के बाद में वहाँ की जनता उनको समर्थन दे करके जीत करके
नेता बना करके लोकसभा विधानसभा में भेजते। तो उनके अंदर ये होना चाहिए कि जो हमारा जिस पार्टी के उद्देश्य से अपन आए वो, और जिन जनता ने हमें आशीर्वाद दे करके जो भेजा है, उनके बीच में दूरियां नहीं रहनी चाहिए, उनके बीच में रहना चाहिए और उसके सुख दुख के हर काम में उनके साथ में खड़ा रहना चाहिए। ये मुख्य उद्देश्य है। बाकी उनके जो एरिया के हिसाब से छोटे बड़े काम है, उस काम के करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए जी। तो उससे मेरे हिसाब से यही जनता के लिए। राजनीति का स्तर नीचे गिरा, आदर्श नेता ऐसा होना चाहिए, हमने ये सब चीज़ों के बारे में बात की, लेकिन राजनीति का स्तर जो नीचे गिर रहा है उसमें आपको कहीं लगता है कि जो वर्तमान नेता है उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाथ है ऐसा? उसके अंदर मैंने पहले भी बता दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जिस तरह इस देश के लिए देश में काम कर रहे हैं, उसको देख देख करके काफी नेताओं के अंदर काफी सुधार हुआ है। हमारे मंत्री सेंट्रल के मिनिस्टर आज जाते ही आपको पता नहीं लगता है लोगों के बीच में कोई मिनिस्टर साहब जा रहे हैं या कोई साधारण आदमी जा रहा है। हमारे एमपी आज उसके अंदर आपको पहले के समय में जमाने के अंदर लोगों को एमपीओ को मिलने के लिए 2-2, 3-3 बीच में दीवारें क्रॉस करके मिलना पड़ता। मुझे याद है कि एक जमाना होता था उसके अंदर एमपी को मिलने के लिए बहुत बड़ी आपसे मिले 3-4 लोगों को बीच करके मिल करके फिर जा करके एमपी को मिलने का होता था। मंत्रियों की तो बहुत बड़ी बात है। मगर आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी हमारे जैसे 10 लोग बैठे हुए जाकर बैठ जाते और हर एक उसके अंदर काफ़ी सुधार हुआ और हो रहा है कि जो जनता और जो नेताओं की दूरियां थी तो धीरे धीरे कम हो गई, ताकि लोग अपने छोटा से छोटे लोग आगे के आगे हमारे लोगों की बात है वो आकर के अपन को कह सके, सुन सके। और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया, वो आज दिख रहा है। राजनीति में अच्छे लोग जिसे कहते हैं ना, साफ छवि वाले लोग, युवा, हमारा जो यूथ है उसे लाने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री महोदय जब से आए तब युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, विधेयक के लिए आपको ध्यान है। पहली बार हिम्मत करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार ने उनके लिए ओपन लाने के लिए प्रयास किया जी। मगर पहले बोलते थे किया कुछ नहीं, मगर आज आपको दिख रहा है। आज पंचायत राज के अंदर मैंने कहा कि 1955 में भगत सिंह ने लागू किया तो उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण किया, ओबीसी के लिए आरक्षण किया, ST के लिए आरक्षण किया, सभी आरक्षण की व्यवस्था करके इन्होंने किया है और सभी का ख्याल रखा। और अब हमारी महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा के लिए अंदर में तैयारी चल रही है जी। देख आपको लाया वो आपको बताइए जी। तो काफ़ी सुधार करने का प्रयास किया। सर, जब राजनीति में आपने, अगर मैं कहूँ, एंट्री ली, जिसे कहते हैं ना पदार्पण करना, राजनीति में जब आपने आने के बारे में सोचा तो मुझे सिर्फ बीजेपी के साथ ही काम करना है, ऐसा विचार कैसे और क्यों आया? जब मैं छोटा था पहले से ही मेरा रुझान, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही नहीं था, मगर हमारे में हमेशा के लिए मैं किसानों की, मैं क्योंकि मैं खेती से जुड़ा हुआ था और खेती की जो सबसे प्रॉब्लम आती थी तो जहाँ भी हमारे किसानों का लो आंदोलन हो, किसानों का लाभ कोई वो, क्योंकि उस समय सरकार कांग्रेस की सरकार रहती थी तो हम सीधा उसके लिए विरोध, हमें विरोध में जाना पड़ता कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो आंदोलन करके हम किसान संघ में भी मैंने खुद काम किया। तो उस समय जुड़ा इसी कारण से हुआ कि मैंने आपको बताया कि पहली शुरुआत भारतीय जनता पार्टी मैंने किसान संघ में तो किया ही है, मगर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का तहसील अध्यक्ष में रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने आंदोलन वगैरह कहा तो पार्टी ने मेरे को दायित्व दिया कि ये किसानों के लिए रहता है, जो किसान मोर्चा का तहसील अध्यक्ष बना। तो तहसील की सबसे छोटी इकाई होती थी, वहीं से मेरी शुरुआत हुई। उसी कारण से वो भारतीय जनता पार्टी में जाने का। एक संगठन के तौर पर अगर मैं बात करूं, संगठन के तौर पर जो बीजेपी है वो और दूसरी पार्टियों से किस तरह से अलग है? भारतीय जनता पार्टी और दूसरे संगठनों में काफी फर्क है। आपने देखा होगा
भले कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, हर एक के पीछे आपको पता होगा कि आपके अध्यक्ष कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, उनके फिक्स है। आपने देखे पेड़ी से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, मतलब उसके बाद में मतलब लगातार एक परिवार मगर आज भारतीय जनता पार्टी में वैसा नहीं है। आपने देखा होगा अभी भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, मतलब कोई किसी को पता नहीं कि ये कार्यकर्ता को उठा करके, जैसे मेरे जैसे को, मतलब मैं खुद कभी सोचा नहीं था कि एमपी का टिकट मेरे को मिलेगा, और मैंने कभी ऐसे प्रयास ही नहीं सोच सकता कभी वो मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि वो देखते हैं कि कार्यकर्ता काम कौन कर रहा है, ये दूसरी पार्टियों में नहीं है। हमारे पार्टी के अंदर कार्यकर्ता बेस्ट पार्टी है। कार्यकर्ताओं को है कि कौन लेवल पे काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, उसके अंदर कहीं युक्ति बात नहीं है। उसको दूसरी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी फर्क है। मैंने कहा हमारे भजन लाल जी, कोई 2 घंटों पहले कोई सोचता था कि मुख्यमंत्री बनेंगे, और जब मुख्यमंत्री बन गए, ये कार्यकर्ता थे उनके साथ में, मैं जिलाध्यक्ष था, ये महामंत्री उनके साथ में मेरे को काम करने का मौका मिला। वो पारिवारिक बन के वहाँ पर कई बार आए और साथ में मतलब दोनों काम करते थे। और इसीलिए कोई पार्टी, मैं क्या होता मेरे को टिकट मिला तब तो 80 रुपये की बात थी कि कोई यही नहीं, मेरे को पता ही नहीं था। मैंने खुद ने कहा कैसे लड़ूंगा, क्या करेंगे, मगर वो भारतीय जनता पार्टी में संभव है, भारतीय जनता पार्टी ही लड़ती है। आप सर राजस्थान से हैं, राजस्थान की जालोर सभा सीट आपकी है। जालोर का जो सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जो संरचना, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। हमारे लोकसभा जालोर और सिरोही 2 है जी, जिला है, और दोनों के अंदर विशेष करके किसान वर्ग से खेती से जुड़े हुए ज़्यादा है, और उसमें किसानों के लिए जहाँ जहाँ हमारी वैसे देखे जाए तो सासोर के उधर हम जाए, कुछ हिस्सा रेगिस्तान का भी आता है, कुछ नॉर्मल भूमि भी आ रही है, कुछ पहाड़ी एरिया भी है, कोई आदिवासी एरिया भी है। मेरे लोकसभा में सारे हैं। टीएफसी एरिया भी पिड़वाला पड़ती है विधानसभा, वो टीएफसी में पड़ती है, बाकी नॉर्मल रहती है। बाकी जैसे हमारा सबसे बड़ा माउंट आबू जो राजस्थान का हिल स्टेशन कहलाता है, जहाँ राज्यपाल महोदय 2 महीने वहाँ रहते हैं, तो माउंट आबू सबसे बड़ा राजस्थान का हिल स्टेशन, वो हमारे जालोर शहर पड़ता है। सुंदा माता का मंदिर है, हमारा प्रसिद्ध मंदिर है, वो हमारे जालोर में पड़ता है। और सरे मंदिर देखो, शारदेश्वर मंदिर देखो, जैन मंदिर दिलवाड़ा के अंदर जैन मंदिर है, ऐसे ऐसे सरस्वती का मंदिर तो कहीं नहीं है वहाँ हमारे पिड़वाड़ा में। ऐसे ऐसे कहीं हमारे धर्म से जुड़े हुए, विशेष करके माउंट आबू है जो हमारा हिल स्टेशन है, और माँ कुमारी का हमारा अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है, वो हमारे माउंट आबू में। सर बतौर सांसद 2 साल हो गए हैं आपको, तो आपने अपने क्षेत्र में ऐसा क्या क्या किया, अपनी थोड़ी सी उपलब्धियों के बारे में हमें बताइए। सबसे पहले मैंने आपको माउंट आबू की जो बात चल रही थी, माउंट आबू पे मैं बताना चाहूँगा। माउंट आबू राजस्थान का हिल स्टेशन है, और मैंने वहाँ कई समस्या देखी थी कि सबसे पहली, जैसे पानी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम। माउंट आबू एक ऐसा है कि जहाँ पानी नीचे से पानी इतना ऊपर नहीं ले जा सकते, पहले से नक्की झील है, मगर धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, तो उसके लिए बांध के लिए कई वर्षों से प्रयास करना था, जिसका नाम है सड़कों। कई वर्ष हो गए, जिन भैरव सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उस समय से लगा करके उसका था। तो उसको मैंने आगे बढ़ाने के लिए उसकी जो वन विभाग की एनओसी भारत सरकार से ले जानी थी, वो भारत सरकार से मैंने अभी 6 महीना पहले ही उसकी एनओसी यहाँ से कंप्लीट करवा कर राज्य सरकार को सौंप दिया। राज्य सरकार से भी एनओसी जारी हो जाएगी, और कुछ समय में पानी के लिए माउंट आबू के लिए सबसे बड़ा बांध बनने जा रहा है, उसकी स्वीकृति करना चालू कर रहा हूँ। दूसरी जो दिक्कत थी, लाइट पहले देश आजाद हुआ उस समय उनको एक लाइट की एक लाइन जा रही थी, वो लाइट कभी फॉल्ट हो गई, कुछ भी हो गई, तो माउंट आबू डायरेक्ट उसके हल करने के लिए दूसरी लाइट 2 करोड़ रुपए पास करवाए, काफ़ी समय से पास हुए, मगर उसके अंदर भी कई तरह की दिक्कत। वन विभाग माउंट आबू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वन विभाग। तो वन विभाग की मैंने डीओपो साहब से मिले, क्या प्रॉब्लम आई, उसको हल करके उन्होंने मांग पत्र जारी करवाया। 95 लाख का मांग पत्र जारी हुआ, और 95 लाख रुपए वन विभाग को जमा करवाए, और वन विभाग ने एनओसी जारी की। तो 2 लाख की अभी माउंट आबू के लिए अलग से रहे, पहली मांग विद्युत के लिए एक तो उधर से आ रही थी, अब इधर से
लाइट अलग से जाएगी, ताकि कभी भी एक लाइट फॉल्ट हो जाए तो माउंट आबू जैसे इंग्लिश स्टेशन के अंदर लाइट की प्रॉब्लम भी बहुत नहीं थी। लाइट, पानी और रोड। दूसरा बात रोड की। रोड पहले थे सिंगल समय में उधर से एक रोड निकाला गया, उसके बाद एक ही रोड था। कई बार बरसात के अंदर चट्टानें गिर जाती थी, चट्टानें गिरने के कारण रोड बंद हो जाता। एक बार 7 दिन बंद रहा था, हेलीकॉप्टर से सारा सामान पहुंचाना पड़ा। उसको देखते हुए हमने मांग रखी थी कि माउंट आबू के अंदर एक दूसरा रोड और निकाला था, क्योंकि मोड़ अभी पहाड़ एरिया उसको चौड़ा करना भी संभव नहीं है। तो और हमेशा भी जॉम लगता है, आज भी जॉम लगता है। संध्या और रवि के दिन तो पूरे माउंट आबू हर समय जॉम। तो उसके लिए दूसरी मांग की, उसको मैं इस मौके पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी को और दोनों सरकारों कि जिन्होंने दूसरे रोड के लिए 205 करोड़ रुपए पास करके दिए, जिसकी डीपीआर बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया चल है। चलिए ये बात ये माउंट आबू के लिए लाइट, पानी और विद्युत ये 3 चाहिए मेन मुख्य, और तीनों के लिए मैंने प्रयास किया, तीनों प्रगति को चल रहे हैं। दूसरी हमारा जालोर के अंदर सुंदर माता बहुत प्रसिद्ध स्थान है, और सुंदर माता के लिए भी 20 करोड़ रुपए और पैसा राजस्थान सरकार, भारत सरकार ने दिया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नितिन गडकरी उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके लिए भी 20 करोड़ पैसा था, उनका भी कार्य के टेंडर की प्रक्रिया अच्छे से जारी है। और दूसरा हमारे सिरोही से मंडा गुजरात के बीच में जो बॉर्डर तक, वहाँ पे हमारा खुद का एरिया ही पड़ रहा है सिरोही में। वहाँ पे टोल नाका था, वो कई पूरी 2 साल हो गए थे, स्टे ऊपर स्टे 35 बार स्टे आया, और लगातार स्टे आ रहा। हमने उस समय सरकार कांग्रेस थी, विरोध भी खूब किया, ज्ञापन दिए, मगर कुछ नहीं हुआ था। फिर भी स्टे ऊपर जब मैं होने के बाद में फिर मैंने सोचा मैं कि जिससे हम ज्ञापन देते थे तो लोगों ने खुद लोगों ने भी बनाया, अपना कुछ ना कुछ करना चाहिए जी। उसमें अधिकारियों से मैंने संपर्क किया, हमारा वकील था हाई कोर्ट में, उसको भी संपर्क करके जो ही उन्होंने स्टे फ्लड हो गया तो अधिकारियों को सुबह भेज करके 10 बजे जा करके केवेट लगा करके 3 टोल नाके थे, तीनों 3 सुबह हटाए, और तीनों हटा करके जो राजस्थान सरकार के पास जो रोड था, हमारे स्टेट का रोड था, वो नेशनल हाईवे में क्रमोदित करवाए, और नेशनल हाईवे में क्रमोदित करवा करके अभी उसको स्वीकृत के टेंडर उसके उस रोड को 4 लेन बढ़ाने के लिए उसकी डीपीआर का काम जारी है। दूसरा, सिरोही हमारा देश आज़ाद होकर के आज हमारे, वैसे तो सिरोही में माउंट आबू में केंद्रीय विद्यालय थी, मगर वो माउंट आबू ऊपर पड़ता था, मगर जिला हेडक्वार्टर पे केंद्रीय विद्यालय नहीं थी। पहले से मैंने प्रयास किया था, और आते ही सबसे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय के लिए, क्योंकि शिक्षा बढ़ाना जरूरी है, अगर शिक्षा नहीं बढ़ेगी तो कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, तो शिक्षा के लिए हमारे केंद्रीय विद्यालय के लिए हमने मांग रखी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने 100 महीनों के अंदर अंदर मेरे को केंद्रीय विद्यालय दी। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने 100 महीनों के अंदर राजस्थान में पूरे भारत में 50 केंद्रीय विद्यालय खोली, उसमें से सिरोही को, मेरे को सिरोही जिला हेडक्वार्टर को दिए, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी आपने हमें पिछले 2 वर्षों के अपने जितने भी आपकी उपलब्धियां रही उसके बारे में बताया। आगामी 3 वर्षों में फिर से आम लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें आप हमें बताइए कि आप अपने संसदीय क्षेत्र से जितने भी आपके जन सेवा और जनता की सेवा के लिए कार्य हैं, उनमें कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें आप अपनी वरीयता सूची में रखना पसंद करेंगे? मेरा उसके अंदर जो मैंने काफ़ी बात बताई, जो कार्य चालू है, उसमें से एक तो जालोर और सिरोही दोनों को 4 लेन से जोड़ने की मेरी प्राथमिकता है, और एक जालोर सिरोही के अंदर एयरपोर्ट बिल्कुल नहीं है। एयरपोर्ट के लिए मैं कोशिश करूंगा इसी कार्यकाल में मेरा हो जाए। एक हमारे यहाँ जालोर के अंदर, वहाँ से सांडेला से लगा करके जालोर होते हुए मोकड़ सर के लिए, ये हमारे 49 किलोमीटर के लिए 65 करोड़ रुपए अभी स्वीकृत किए हैं, जिसकी डीपीआर बन गई है, और जल्दी ही कार्य चालू होगा, जिससे हमारे इधर सारे 4 लेन दोनों है उससे जुड़ जाएंगे। दूसरा, सिरोही के अंदर
मैंने कहीं कृषि मंडियों की ज़रूरत है, उसके लिए भी मेरे ज़रूरत मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक सिरोही जिला देश आज़ाद होकर के आज तक रेलवे से नहीं जुड़ा हुआ है, उसको रेलवे जोड़ने का भी मेरा प्लान मेरे तरफ से प्रयास जारी है। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे रेल मंत्री श्री वैष्णव को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 2 करोड़ और 40 लाख रुपए मेरे को उपलब्ध करवा दिए और उसके लिए जो प्रथम सर्वे होती है वो सर्वे भी शुरुआत हो गई है। ये मेरे 2-3 काम हैं। और इधर एक कई सालों से पेंडिंग सूखा बंदरगाह जिसको बोलते हैं, जो अभी हमारे देश के लिए नज़दीक में नज़दीक जो सबसे नज़दीक पड़ेगा वो सांसौर के पास में है। उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि उस फाइल को मैं, और कई दिनों से चल रही है, उसको आगे बढ़ा करके सूखा बंदरगाह के लिए मैं कोशिश करूंगा, ताकि अभी नज़दीक में दिल्ली से नज़दीक के जो कांडला बंदरगाह पड़ता है और उसके बीच में करीब 300-400 किलोमीटर की दूरी कम होगी और जल्दी साधन पहुँचेगी। 2014 से लेकर आज तक लगभग 12 वर्ष हो गए और केंद्र में बीजेपी सरकार है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने जन सेवा में, विकास कार्यों में उनकी उपलब्धि जो भी रही है उसे आप किस तरह से विश्लेषित करेंगे, किस तरह से उसके बारे में हमें बताना चाहेंगे, तो उसका थोड़ा विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले शुरुआत मैंने बोला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निश्चित ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। जी। उनको गांवों की क्या दिक्कत है, वो शायद पहला प्रधानमंत्री होगा जिन्होंने प्रधानमंत्री महोदय को ये ध्यान है कि गांवों की किसानों की क्या प्रॉब्लम है, मजदूरों की क्या प्रॉब्लम है और गांवों में क्या स्थिति है। सबसे पहले जो इन्होंने आकर के हमारे किसानों के लिए और ग्रामीण में जो जनता थी उसके लिए बैंकों के खाते आपको ध्यान है पहले खोलते थे, तो जब खाता बैंक में खोलने जाते थे वो बैंक वाले कहेंगे 2 गवाह लाओ, तब गवाह देते थे तब जाकर के बैंक में खाता खोलता था। और हमारे ग्रामीण के लोग, किसान भाइयों के, जो ग्रामीण लोगों को लेना देना नहीं था बैंक से। मगर मोदी जी ने की बहुत लंबी सोच थी कि मेरे को मतलब उनको कहीं न कहीं लोगों तक पहुंचना है, सीधा पहुंचना है। जो भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है वो उनको ध्यान था। भले सरकार के पैसे कभी किसी के जैसे 5,000 रुपये पास हो गए और उसको अगर 3,000 देकर किसी को देते थे, किसान जाता था, वो 3,000 लेकर राजी जाता था, वो 2,000 उसको किसी को पता भी नहीं जाता था कि भाई ये तुम्हारे 5,000 है, 2,000 दे। अरे कि बेचारा बोले कि बाप ने खा दो तो 100 खा दे, राजा पिए खा दो 100 खा दे। मैंने तो पर 3,000 तो राजा पिया, 3,000 तो अपन फ्री में ले आए। और आ स्थिति बनी हो रही थी। पेंशन के लिए गांव में जिसकी 4-4 महीनों की पेंशन इकट्ठी होती थी, पोस्ट ऑफिस में आती थी, उसमें से उसका अंगूठा दे करके 2 महीनों की देते थे, 2 महीने सीधे उनके खाते में जाते, सीधे जेब में जाते। सारे पैसे सरकार की तरफ से, और भले किसान हो, मजदूर हो, किसी को अधिकारी के सामने वो जब पैसे देते थे वो धर्मादय या फ्री देते, वो सरकार के पैसे, इस तरह की उनके साथ में व्यवहार होता है। मगर मैं धन्यवाद दूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आते ही सबसे पहले सभी बैंकों को, सभी सोसाइटियों को, सभी को निर्देश किया कि सबको 0 बैलेंस में बिना साक्षी लिए सभी के खाते खोल लें। अच्छा। तो 2014-15 के अंदर पूरे देश के अंदर सभी वर्ग, हमारे किसान, मजदूर, कोई भी हो, सभी के उनके खाते खोलाए। आज उस खातों की दिन, उस समय हमें लोग कहते थे कि मोदी जी तब उनका यह की जाएगी यार, मोरे खाता दी कोई लेड़ो देड़ो नहीं, मोरे कभी बैंक में कभी जानो नहीं है, बैंक थी मोरा काल लेड़ो, मोदी जी फूटे पड़ी है, खातो खोलो, मोरे अधिकारी घरे आवे। घर आप सोचो नहीं, घर घर जाकर के बैंक वालों को निर्देश दिया था कि सबके खाते खोलने। और आज हमारे किसान सम्मान निधि, जो काश्तकारों का सम्मान किया, वो पहली बार हो, या कोई भी पेंशन वगैरह सीधी बैंक सेंटर से, भारत सरकार से, राज्य सरकार से सीधी जो फायदा मिलता है वो सीधा उनके खाते में जाना। आज उस बैंक में जाना मर्जी हो तब जाकर वो लेवे, किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। और 6 महीनों के बाद में अगर लेने जाए तो ब्याज और भी है। और पहले के जमाने में दिल्ली से रवाना हुआ, दिल्ली से जयपुर आई, जयपुर से सिरोही गए, सिरोही से तहसील में पहुंच गया, 6 महीने 12 महीने लगते थे, और लग करके फिर भी वो 50% भी लोगों के पास नहीं पहुंचते। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आकर के सबसे पहले लोग के मोदी ने क्या किया, सबसे पहले ये भ्रष्टाचार रोकने का जो काम किया ना, ये इस तरह के आज जो हुआ है, आज या तो सरकार के खाते पैसे रहेंगे या सीधा लाभार्थी के खाते में जाएंगे, किसी के सामने गुलामी करने की जरूरत नहीं है। ये काम सबसे देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। किसानों को, किसान देश आजाद होकर के
किसी का नाम किसान सम्मान निधि नाम दिया मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो जो योजना ला रही है उसके नाम भी आप देखो ना, नाम के अंदर उसके भाव है, जनता को जुड़ने का भाव है। सारे स्कीमों के ऊपर ही है किसानों के सम्मान निधि। पहली बार किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्तों में, और वो भी उनको ध्यान है कि फसल किसान की फसल की जरूरत कब पड़ती है। मतलब एक जो एसी में बड़ा हुआ हो, बड़े घराना से सोना की समस्या जन्मी हुई हो जी, उसको ये ध्यान नहीं होता है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ये ध्यान था कि हमारे किसानों की कब कब जरूरत पड़ती है। तो 3 किस्त वाली उन्होंने, हमारे हिंदी मारवाड़ी बोली बोले हियारो उन्नारू वर्षा, हमारे 3 फसलें होती है, अच्छा, हियारो उन्नारू वर्षा, और 3 फसलों में ही उन्होंने 3 किस्तें मारी 2-2 हज़ार रुपये। लोग कहते हैं कि 2 हज़ार क्या है, मगर एक गांव में बैठा हुआ किसान उसके हाथ में जब 2 हज़ार रुपये बैंक के खाते में आते हैं ना, तो उसको कितनी शांति मिलती है वो हमें ध्यान है। बड़े लोगों को ध्यान नहीं है, मगर वो मोदी जी को ध्यान है कि उसके 2 हज़ार रुपये कितने वक्त रखते हैं सीधे आज खाता में। अभी भी हमारे भजनलाल जी ने राजस्थान की सरकार में उनके अंदर और 2 हज़ार रुपये बढ़ा करके हमारे 8 हज़ार हो गई, 10 हज़ार हो गई, फिर 12 हज़ार हो गई। ऐसी योजना गैस के लिए, गरीबों ने कभी गैस देखा नहीं था। एमएलए और एमपी के लिए गैस के लिए अलॉट होते थे कि 25 सिलेंडर एमपी को मिलेंगे, 10 सिलेंडर उसको मिलेंगी, और सिलेंडर के लेने जाने के लिए सिफारिश करनी पड़ती थी। आज हमारे मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जिन्होंने सोचा नहीं था, ऐसे गरीबों के घर में लास्ट में लास्ट गरीबों के घर तक उन्होंने गैस सिलेंडर कभी सोचा नहीं था उन लोगों ने। कभी लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय ज्योति में कभी सोचा नहीं था कि हमारे घर पर लाइट का लट्टू आएगा, मगर प्रधानमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण के तहत में आज जगह जगह सोचा नहीं उनके घर पे लाइट पहुंचाई। मतलब गरीब उनको ये ध्यान है कि जैसे आप ये योजना सबसे बढ़िया निकाले पशुओं के लिए, हमारे किसानों के लिए। आज हॉस्पिटल जगह जगह खोल नहीं सकते, हर एसडीएम लेवल पे, एसडीएम ऑफिस लेवल पे एक गाड़ी खड़ी रहेगी जिसके अंदर डॉक्टर, कंपाउंडर और दवाएं, उसके अंदर वहाँ से नंबर हमारे 1962 नंबर है, मैंने सभी जगह प्रचार किया उसका। 1962 नंबर दबाएंगे, वो गाड़ी घर पे आकर के फ्री में इलाज करके उसका जाएगी। पशुओं कुएं पे है तो कुएं पे, लोग बीमार पड़ते थे, लोग को तो गाड़ी में बैठा के ले जाए। मगर उन्होंने ये सोच, समझो इसके पीछे सोच की कि वो पशुओं को किसान कैसे लेकर जाएगा, वो कैसे पकड़, वो बीमार पशु को वहाँ कैसे पहुँचाएगा। गाँव में हॉस्पिटल सभी एक साथ खोल नहीं सकते, तो हर एक के लिए सुविधा के लिए ऐसी सुविधा की है कि नंबर दबाए और सीधी गाड़ी वहाँ घर जा करके इलाज करके आ रही है। इसके पीछे भाव ये भाव है, लोगों के इंश्योरेंस करते थे 2 पशुओं के लिए। हमारे गाँवों के अंदर जो घर चलते 2 भैंसे, 2 गायों के पूरा परिवार उसके ऊपर दूध के ऊपर चलता था। अगर कभी ऐसी घटना हो जाती और बीमार पड़ के दोनों पशु नष्ट हो जाए, उसके साथ में क्या बीतती थी वो हमें ध्यान है। मगर वो हमें तो ध्यान छोड़ो, मोदी जी को उस बात का ध्यान पड़ा और उन्होंने 2 पशुओं को फ्री में बीमा सरकार की तरफ से लागू किया। अभी किया है कि हर एक पशुओं के 2 बीमों के, जो पशुओं की गाय या भैंस या कुछ भी हो, 2 का इंश्योरेंस सरकार उसका प्रीमियम करेगी। भेड़ बकरियों के 10 हमारे पशुपालन जो भेड़ बकरियां पालते हैं उनके भी कभी लॉट है, कोई बीमारी आ जाए तो लॉट का लॉट खत्म हो जाता, तो उसके घर की पूरी परिवार उसके ऊपर चलता था। उस परिवार के साथ क्या बीती थी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ध्यान है, उसकी चिंता एक एक छोटी छोटी बातों की ध्यान है। इसी कारण से आज वो ऐसी ऐसी योजना धरातल पर उतारी है, तो हम मतलब सोच नहीं सकते थे। एक नीचे लेवल की योजना, बड़ी बड़ी योजना करती थी एसी में बैठ करके, मगर एक गांवों के अंदर छोटे से लास्ट गांव में कौन बैठा, उसकी क्या तकलीफ है, वो तकलीफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनी और वो योजना धरातल पर उतरी और लागू हुआ। मोदी जी के साथ आप काम कर रहे हैं। मोदी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे हम कहते हैं कि बेहद परिश्रमी है, अनुशासन प्रिय हैं। उनके साथ काम करते हुए आपको क्या सीखने को मिल रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय, जब हम 2014 से पहले हमारा गुजरात बॉर्डर था और बॉर्डर हमारा मेरे लोकसभा बॉर्डर गुजरात और बिल्कुल लगती हुई है जी, पूरी बॉर्डर है, गुजरात से हमारा आना जाना था। तभी मुख्यमंत्री बने उस समय से हम उनसे था कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके काम की तरकीब थी। और 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री बने उस समय से उसको देख करके हम भी सीख रहे हैं
कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से हमें भी अभी बोला करके एमपीओ की मीटिंग लेते हैं, मीटिंग लेकर मार्गदर्शन करते हैं। मतलब उनकी सोच है ना, वो मेरे को इतनी सोच है, एक निश्चित लेवल पे क्या हो रहा है तो हमें पता नहीं है, मगर उनको पता है कि गांव में क्या स्थिति है, क्या ऐसे माने प्रधानमंत्री। इस समय केंद्र में मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी से और मोदी जी से आप अगर कहें प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं, मोदी जी की सरकार के कार्यों को 1 से 10 नंबर अगर हम कहें कि आपको इसमें से नंबर देने हैं तो आप कितना नंबर उन्हें देना चाहेंगे? मैं तो क्या होगा, बीजेपी सरकार को 2 आदमी नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार में मैं तो 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि मैंने योजना बताई कि पहला प्रधानमंत्री है जो हमारे किसानों की तरफ देखा है, गरीबों की तरफ देखा है, जी, और पशुपालन, मतलब हर एक वर्ग के ऊपर उन्होंने देखा है। और देश का विकास है जो आपके सामने दिख रहा है, आपको भी मतलब हर एक जो विपक्ष है ना, विपक्ष वालों को मन में ध्यान है कि काम हो रहा है, मोदी बढ़िया काम कर रहा है, सबको पार्टी के लिए बोलना पड़ता है, वो बोल रहे हैं। बाकी हकीकत देखने जाए तो उनको मालूम है कि विकास किस तरह से मोदी जी कर रहे हैं, वो उनके वो भी उनसे विरोधी दल है, विरोधी दलों को भी पता है। आज हमारे सिरोही जिले में जैसे जिले में 2 पहले से माउंट आबू के अंदर विद्यालय थी, और दूसरी 2 के अंदर विद्यालय जैसे मिलना, सौगात मिलना, मेडिकल कॉलेज मिलना, मतलब बहुत बड़ी। मैं विकास गिनाने जाऊं तो आपके अभी मोदी जी के काम अगर गिनाने जाओ तो आपके समय कम पड़ेगा जी, मगर काम की इतनी गंतरी और इतने काम करा रहे हैं, और इतनी इतनी योजना है, सारी योजना ध्यान। मैंने जब एमपी बनते ही पहला मैंने काम लोगों तक प्रसार करने के लिए 3 दिन का हमारे एक आयोजन किया था, जिसके अंदर राजस्थान सरकार और भारत सरकार की सारी योजना, पहला मैंने हमारा ट्राइबल एरिया था आबू रोड, उसमें किया, और सारे लोग बच्चे वगैरह सबको 3 दिन चलाया। फिर मैंने जालोर में किया, फिर मैंने सिरोही में किया। उसके अंदर सारे पूरे भारत के जो कई बड़े चुनने वाले थे, सभी को बुला करके कौन कौन सी योजनाएं कैसे लागू करना बच्चों को, 3 दिन मैंने 3 कार्यक्रम मैंने करवाए। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, पधारे हमारे यहाँ, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी,